अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक है यूनिवर्स, इट्स ओरिजिन, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड गैलेक्सीज। आज हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स, कायनात, उसका वजूद किस तरह से हुआ, उसका क्या ओरिजिन था, क्या थ्योरीज थी, क्या हाइपोथेसिस वगैरह थे और क्या चीज़ मोस्ट एक्सेप्टेबल मानी जाती है। सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सैटेलाइट नाम की क्या चीज़ है और गैलेक्सीज हमारे पास क्या होती हैं। ओके, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव द यूनिवर्स वाज मेड ऑफ अबाउट 3000 स्टार्स। के मतलब जो पहले वक्तों के एस्ट्रोनॉमर्स थे वो ये सोचते थे कि जो यूनिवर्स है वो 3000 स्टार्स से मिलकर बनी है। द मून एंड द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। के वो ये सोचते थे कि जो कायनात है, जो यूनिवर्स है वो 3000 स्टार्स से मिलकर बनी है और उसमें एक सूरज है और एक चांद है जो कि सब जमीन के गिर्द घूमते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग ये चीज जानते हैं कि अर्थ इज नॉट द सेंटर, के अर्थ सेंटर नहीं है और जो सूरज है वो भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स में से एक है, ठीक है। सूरज खुद भी एक सितारा है, ठीक है। और स्टार्स का, सितारों का आपस में डिस्टेंस इतना ज्यादा है, इतना बड़ा है, इनॉर्मस है कि इतनी स्पेसेस उनमें पाई जाती हैं, ठीक है। वेस्ट स्पेसेस बिटवीन देम। और अगर आप उस स्पेस का, उस डिस्टेंस का अंदाजा करना चाहें तो आवर सन इज द क्लोजेस्ट स्टार, के हमारे सबसे करीब जो सितारा है ना वो सूरज है, जो बाकी सितारों के निस्बत सबसे करीब हमारे सूरज है। और आप उसका डिस्टेंस देख लें, आपको पता है हम डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर करते हैं, तो उसका डिस्टेंस तकरीबन 150,000 किलोमीटर्स है और ये बहुत ज्यादा है। 150,000 ये लैक्स में है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम दूसरे किसी क्लोज स्टार की बात कर लेते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 41 बिलियन किलोमीटर हमसे दूर है और इवन के 2,70,000 टाइम्स सन का डिस्टेंस है, ठीक है। तो मतलब इतना डिस्टेंस, इतना बड़ा डिस्टेंस, इतना ज्यादा डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कि हम इसे किलोमीटर में मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे जहन में पहला यूनिट मीटर लेंथ है ना, तो मीटर, किलोमीटर्स वगैरह के यूनिट से हमारे जहन में आते हैं। लेकिन जब बात देखें ना, कुछ मील की बात हो तो हमें समझ भी आती है, थोड़ा सा डिस्टेंस हो, ठीक है। एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी मूव करना हो या एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करना हो या इवन तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करना हो तो हम चले किलोमीटर्स में बात कर लेते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए इंसानी अकल की पहुंच से बहुत दूर की तो फिर किलोमीटर हमारे लिए बहुत छोटा यूनिट होता है, ठीक है। तो स्टार्स का डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो कि इतना ज्यादा होता है, किलोमीटर्स का यूनिट हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है। स्टार्स का डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि हम लोग उसे किलोमीटर्स में मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग एक यूनिट यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की ही है। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि किसी चीज को हमने मुशाबत देनी हो तो हम लोग कहते हैं कि लाइक बुलेट ट्रेन की स्पीड है इसकी, ठीक है। बुलेट ट्रेन हम लोगों का मानना है कि उसकी मतलब बाकी ट्रेन की सबसे ज्यादा स्पीड बुलेट ट्रेन की होती है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम उसके भी कंपैरेटिवली कोई ऑब्जेक्ट की बात करें तो मैं लाइट की बात करूंगी, ठीक है। लाइट ईयर मतलब जो रोशनी की रफ्तार है, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, कि ये लाइट का वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है। एंड दैट इज अबाउट 3 बिलियन मीटर, ठीक है। 3 बिलियन, तो बात तो वही होगी कि ये मतलब मीटर्स में मेजर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। और हम इसे जनरली पढ़ते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये लाइट का डिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक लाइट ईयर की मैं बात करूं, ये जो 3 बिलियन लाइट की स्पीड है ना, ये पर सेकंड है। एक सेकंड में लाइट 3 बिलियन मीटर्स ट्रेवल करती है एक सेकंड में। तो फिर एक साल में वो कितनी करेगी? एक साल में तकरीबन 95 लाख, मतलब उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 10⁸ है, ये 1 सेकेंड है, ठीक है। तो आप 1 सेकेंड, इसको पहले आप मल्टीप्लाई करो 60 के साथ, ठीक है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं ना, ठीक है। पहले ये 1 सेकंड है तो पहले आप देखो 60 सेकंड्स में कितना, फिर आप देखो 60 मिनट्स में कितना, फिर आप देखो 24 आवर्स 1 डे बन जाता है। उसके बाद साल में 365 डेज होते हैं। तो अगर आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 बिलियंस की अमाउंट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो विद
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लाइक मिनट्स में उसे कन्वर्ट करो, देन आवर्स में कन्वर्ट करो, फिर डेज में ले जाओ और फिर उसको मतलब ईयर में ले जाओ, तो ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 95 लाख किलोमीटर बनता है। तो ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक और यूनिट, लाइट ईयर के अलावा एक और यूनिट हम इसका यूज करते हैं। मेनली हम लोग लाइट ईयर ही यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोग एक और यूनिट यूज करते हैं, पार्सेक। इसको स्मॉल पी और स्मॉल सी से शो करते हैं, और ये भी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आपने पढ़े हैं कि कुछ बेसिक यूनिट्स होते हैं, कुछ डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं जो उन्हीं टर्म्स में से निकले होते हैं, और कुछ सप्लीमेंट्री होते हैं, वो हम सर्कुलर या स्फीरिकल शेप वगैरह के लिए मतलब उनकी मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं कि इसका रेडियस क्या है, उसमें जो एंगल्स होते हैं स्टेरेडियन और रेडियन वगैरह, वो हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पार्सेक। तो चूंकि हमने ये एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यूज करना है, स्टार्स का हमने डिफरेंस फाइंड करना है, उनका डिस्टेंस फाइंड करना है, उनके डिस्टेंस का डिफरेंस हम लोगों ने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं पार्सेक। जो पार्सेक है, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ 3.26 लाइट ईयर्स। मतलब एक लाइट ईयर मैंने आपको बताया 3 × 10⁸ उसकी वैल्यू होती है। तो अगर मैं इस 3 × 10⁸ को 3.26 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मतलब इस वैल्यू को 3 गुना कर देती हूँ, तो वो मेरे पास 1 पार्सेक आएगा, ठीक है। और उसके अलावा स्टार्स अपीयर टू मूव अक्रॉस द स्काई, जो भी ये जो मैंने आपको बताया ना, ये इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये सारी मैंने आपको कन्वर्जन्स बताई हैं, ठीक है। तो अगर आपको लाइट ईयर में एक गिवन हो, ठीक है, तो आप उसको पार्सेक में कन्वर्ट करना हो, तो आपने फॉर एग्जांपल 2 लाइट ईयर्स है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे पार्सेक में कन्वर्ट करो, तो आप 2 लाइट ईयर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे 3.26 से, तो आपके पास 1 पार्सेक आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे मतलब इसको आप कन्वर्ट करें, पार्सेक में वैल्यू दी हो, तो आपने इसको लाइट ईयर में कन्वर्ट करना, फिर आप इसको 3.26 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इसी तरह स्टार्स अपीयर टू मूव अक्रॉस द स्काई, तो ये सारी कन्वर्जेंस थी। और बाकी हमें पता है कि हम जो सितारे आसमान में चलते फिरते हमें नजर आते हैं, दिस मूवमेंट इज कॉज ड्यू टू द वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन ऑफ अर्थ। समटाइम्स हमारे साथ ऐसे होता है कि हम लोग चल रहे होते हैं, तो हमें ऐसे लग रहा होता है कि सूरज हमारे साथ साथ चल रहा है, जमीन हमारे साथ साथ, मतलब समटाइम्स हमें फील हो रहा होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं ना, वो हमारे साथ साथ चल रही हैं, कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हम उसको दूर से देख रहे हैं। हम अगर उस पर फोकस्ड करके उसको देखी जाएं और हम उसकी तरफ मूव करते रहें और हम उसे देखें, तो हमें ऐसे लगेगा कि जैसे जैसे हम आगे हो रहे हैं, वो बिल्डिंग पीछे हो जा रही है। लेकिन एक पॉइंट आता है जब आप उस बिल्डिंग पे रीच हो जाते हो, जब आप वहां पे सरवाइव कर लेते हो, अटेन कर लेते हो, आप उधर पहुंच जाते हो। जब आप वहां पर पहुंच जाते हो ना, तो आपको पता चलता है कि ये बिल्डिंग तो उधर ही थी, जो मूव कर रहे थे वो तो हम मूव कर रहे थे, लेकिन हमें ये क्यों मूवमेंट फील हुई, हम तो मूव कर रहे हैं, चलो हमें नजर आ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बिल्डिंग क्यों फिर हमें मूव होती हुई नजर आ रही थी? वो क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो आपको पता है कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से हमें ये सितारे भी घूमते हुए नजर आते हैं, हमें हर चीज घूमती नजर आती है। और एक बात ये कि जो हम लोग देखते हैं ना कि हम किसी भी जगह चले जाएं, हमें सूरज बराबर नजर आ रहा होता है, चांद बराबर नजर आ रहा होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि ये सूरज, चांद और सितारे ये सारे के सारे हमारी ज़मीन से बहुत बड़े हैं साइज़ में। इस वजह से हमें, अगर ये हमारी ज़मीन से साइज़ में छोटे होते ना, तो मे भी हमें किसी एंगल पे नज़र आ रहे होते और कहीं ना नज़र आ रहे होते, या मे भी हमें कभी नज़र ही ना आते अगर ये ज़मीन से छोटे होते हैं। आगे हम जब स्टार्स को पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि जो मतलब होते हैं स्टार्स, वो इतने बड़े होते हैं कि उनमें हजारों करोड़ों ज़मीनें भी आ जाए ना, तो फिर भी मतलब उनमें स्पेस बाकी रहती है। ओके, तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो स्टार्स हैं आर वंडरिंग इन स्पेस में बस वैसे ही आवारागर्दी कर रहे हैं, इधर उधर फिर रहे हैं। और कुछ स्टार्स ही ऐसे होंगे जो हार्डली बिगर देन अर्थ से शायद ही बड़े हों, ठीक है। जी ठीक है, मुश्किल से मतलब छोटे हैं, लेकिन बाकी के सारे जो है वो सारे के सारे अर्थ से बड़े हैं, ठीक है। मतलब बहुत कम होंगे ऐसे जो हार्डली बिगर हों, लेकिन बाकी के सारे मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज दैट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अर्थ कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच, के मतलब वो इतने बड़े हैं कि उनमें हजारों करोड़ों जमीनें हम पैक कर सकते हैं। तो आप देख ले, जमीन को छोटी तो नहीं है, ठीक है।
These stars are wandering in space. Stars are made up of gaseous objects. जो stars हैं वो gaseous objects मतलब gases से मिलकर बने हैं that give off light and heat in space, जो कि मतलब space में light भी देते हैं और heat भी देते हैं. और अगर हम सन की बात कर लें तो सन इज कम्पोज ऑफ 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम एंड 1% ट्रेस एलिमेंट्स. ठीक है. और प्लाज्मा जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये एग्जिस्ट करती है एक्सट्रीम हीट इन द इंटीरियर्स ऑफ स्टार्स. हमने पढ़ी थी मैटर्स की 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एक मैटर की चौथी स्टेट भी होती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा. और जो प्लाज्मा है वो अर्थ पर रेयरली पाया जाता है, बस बहुत कम. और प्लाज्मा मतलब चमकदार चीज, ब्राइटन्स. ये जो हमारे घरों में वो बल्ब नहीं लगे होते उनमें नियोन गैस होती है, या वो येलो लाइट बल्ब्स होते हैं उनमें फिलामेंट लगा होता है, उसमें नियोन गैस भरी होती है, वो उसको रोशन करने के लिए भरी होती है. ठीक है. वो उसे कलर प्रोवाइड करती है. तो वो क्या है? वो प्लाज्मा ही है. ये जो हम रोड्स पे जाते हैं, ये हम ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं, साइंस देखते हैं, तो ये सब क्या है? ये प्लाज्मा है. लेकिन ये सारे का सारा आर्टिफिशियल प्लाज्मा है. 99% अर्थ पे आर्टिफिशियल प्लाज्मा पाया जाता है, बहुत रेयर, बहुत कम. ठीक है. जो नेचुरल प्लाज्मा है वो सूरज में पाया जाता है, सूरज और सितारों में. ठीक है. तो प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है और ये इतनी हीट होती है, इतना ब्राइट होता है कि ये स्टार्स के इंटीरियर, जो सितारे हमें चमकते हुए नजर आते हैं ना, ये जो इनकी ब्राइटनेस है ना, ये प्लाज्मा की ही वजह से, क्योंकि ये जितने भी स्टार है ना, ये गैसेस से मिलकर बने हैं और इनमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट है. तो जिस वजह से वहां पे रिएक्शंस होते हैं और फिर न्यूक्लियर फिशन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है. आगे हम ये सारा पढ़ेंगे. ठीक है. तो इसी तरह सन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लाज्मा व्हेन हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज टुगेदर न्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स. ठीक है. कि जब हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है. ठीक है. न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब छोटे न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में टकराते हैं. ठीक है. तो जब न्यूक्लियस आपस में टकराते हैं तो वहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. अब यहाँ पे सिर्फ मैं एक या 2 एटम्स की बात नहीं करी, यहाँ पर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स आपस में करते हैं. ठीक है. हम आगे पढ़ेंगे. 1 सेकेंड के अंदर अंदर तकरीबन कोई 625 मिलियन टन्स के हिसाब से एटम्स आपस में टकराते हैं. ठीक है. एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो वहां से रिलीज करते हैं अकॉर्डिंग इन द कोर ऑफ सन, जो मतलब सूरज के सिर्फ अंदर के हिस्से की बात कर रही हूं मैं. आइंस्टाइन प्रपोज दैट इन द फ्यूजन रिएक्शन, ये आइंस्टाइन ने सबसे पहले प्रपोज किया था कि फ्यूजन रिएक्शन जो सूरज के अंदर होता है उसमें तकरीबन कोई 655 मिलियन टन हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाते हैं 650 मिलियन टन ऑफ हीलियम एवरी सेकंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर. तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट वहां पे प्रोड्यूस हो रही है. तो बाकी का जो 5 मिलियन टन है वो कहाँ पे जाता है? 5 मिलियन टन ऑफ हाइड्रोजन यूज टू रिलीज एनर्जी. वो मतलब यूटिलाइज हो रही है एनर्जी, एट अ टाइम बन भी रही है और साथ में यूटिलाइज भी हो रही है. दिस इज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी. और वो 5 मिलियन टन एनर्जी का यूनिट आपको पता है जॉल्स है. ठीक है. तो वहां पे फिर कितनी एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस हो रही है? 6 मिलियन टन जो एलिमेंट है, जो एटम है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के 655 मिलियन टन एटम्स वहां पर मौजूद हैं. तो वो एटम 650 मिलियन टन ऑफ हीलियम एवरी सेकंड वहां पे कन्वर्जन हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है. ठीक है. तो वहां से 5 मिलियन टन हमें एनर्जी रिलीज हो रही है, वहां से मिल रही है. वो तकरीबन कोई राउंड अबाउट 4.5 × 10⁻26 जॉल्स बनती है. तो ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि अगर मैं पाकिस्तान के पावर स्टेशन की बात नहीं कर रही, इनका तो अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का पावर स्टेशन है वो तकरीबन 7 बिलियन ईयर्स, 7 बिलियन ईयर्स, मैं कोई 700 साल नहीं कह रही, 700 खरब साल. ठीक है. 7 बिलियन ईयर्स, करोड़ों साल. ठीक है. करोड़ों साल अगर हमारी पता नहीं कितनी नस्लें गुजर जाएं, कितनी सदियां गुजर जाएं इन सालों में, तो 7 बिलियन ईयर्स लग जाएं उन्हें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने में जितनी सूरज में 1 सेकंड में हो रही है. ठीक है. तो सन एंड द स्टार्स वो सी इन द स्काई एक्सट्रीमली वेरी हॉट, फॉर टू हॉट फॉर लाइफ. मतलब वो इतने गर्म है कि वहां पे लाइफ तो एग्जिस्ट नहीं करती जिंदगी के लिए. वो बहुत गर्म है. लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, कि जिंदगी उन पे एग्जिस्ट करे, वो इतने गर्म है. ठीक है. नहीं करती वहां पे जिंदगी एग्जिस्ट. ठीक है. और जो स्टार्स का कलर और उनकी ब्राइटनेस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो उनके टेम्परेचर की वजह से है. ठीक है. उनके अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं, प्लाज्मा हो रहा है वहां पे, डेफिनेटली आपको पता है
प्लाज्मा दो चीजें प्रोवाइड कर रहा है, लाइट एंड हीट। तो जहाँ पे ज्यादा प्लाज्मा है, ज्यादा हीट है, ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड बात है, वहां पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। साइरस इज द बिगेस्ट स्टार इन द स्काई, ठीक है। और हॉटेस्ट स्टार जो है रिजल, व्हाइट टू ब्लू लाइट। हम स्टार्स को अगर गौर से देखें ना तो ये हमें शेड्स देते हैं, पिंक, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो ये शेड का एक पर्पस है, ये हमें बताते हैं कि कौन कितना गर्म है। जो ब्लू शेड्स देते हैं, जो ब्लू स्टार्स होते हैं, जो व्हाइट, मतलब वैसे तो सारे हमें व्हाइट नजर आ रहे होते हैं, लेकिन अगर हम गौर करें तो कुछ स्टार्स व्हाइट से ब्लू शेड हमें देते हैं, तो वो रीजन होते हैं, वो सबसे गर्म होते हैं। और जो रेड देते हैं ना, वो कूलेस्ट स्टार्स होते हैं, ठीक है, सबसे ठंडे, ठीक है। जाहिर सी बात है जो सूरज के पास है वो गर्म होंगे, और जो सूरज से दूर है वो ठंडे होंगे, ठीक है। और कुछ बहुत हॉट स्टार्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो बहुत हाई अमाउंट में हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, साथ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन लाइट, वो लाइट जो कि हमारी आइज डिटेक्ट भी नहीं कर सकती। और अगर दो स्टार्स सेम कलर के हों, दे मस्ट हैव सेम सरफेस टेम्परेचर, तो फिर उनका टेम्परेचर भी क्या होगा, डेफिनेटली सेम होगा। दो स्टार्स है, दोनों ब्लू है, तो इट्स मीन दैट दे बोथ आर हॉटेस्ट। और अगर ब्राइटनेस इज लार्जर, जितनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी डेफिनेटली स्टार का साइज भी उतना ही बड़ा होगा। अब दो सितारे हैं, एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा है, तो डेफिनेटली जो बड़े वाला है वो चमकेगा भी ज्यादा, जो छोटे वाला है वो कम चमकेगा। लेकिन अगर रेड और ब्लू स्टार्स एक ही साइज के हों तो फिर हम क्या कह सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला वो ज्यादा एनर्जी देता है, वो ज्यादा हॉटेस्ट होता है, ठीक है। तो ब्लू स्टार विल डेफिनेटली रेडिएट मोर एनर्जी बिकॉज इट इज हॉटर, ठीक है। रेड वाला भी कहीं ना कहीं एनर्जी रेडिएट कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू ब्लू स्टार वो कूलेस्ट है, ठीक है। ब्लू वाला ज्यादा एनर्जी देता है और वो ज्यादा हॉट होता है। इसके अलावा कुछ स्टार्स होते हैं बाइनरी स्टार्स। बाइनरी स्टार्स मतलब दो स्टार्स जिन्हें अपने इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं होती, और वो मतलब आपस में ही एक दूसरे के साथ ही खुश होते हैं, ठीक है। वो स्टार्स सिर्फ एक दूसरे के गिर्द ही घूमते हैं। और तकरीबन जो ऑब्जर्वेशन आई है वो है जी 7 लाख के करीब। एस्ट्रोनॉमर्स ने 7 लाख बाइनरीज डिस्कवर किए हैं। इनमें से दो फेमस बाइनरीज मैं आपको बता देती हूँ, साउथर्न हेमिस्फीयर। अब हम 7 लाख को पढ़ने बैठ जाएं तो हमारा तो लेक्चर इधर ही हो गया। तो दो फेमस बता देती हूँ, साउथर्न हेमिस्फीयर आर अल्फा सेंटोरी एंड अल्फा क्रूसिस, ठीक है। जो स्टार सूरज के करीब हैं वो वेरी हॉट हैं, बट जब जैसे जैसे उससे टू वे मूव करे जाएं, जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द सन मूव करते हैं स्टार हॉट होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उससे मूव अवे करते हैं, फार अपार्ट होते हैं, तो स्टार्स आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुअली दे बिकम कूलर, और आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे होते जाते हैं, यहाँ तक कि उनमें सिर्फ वो हीट प्रेजेंट होती है जो उनकी अपनी है। दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, सिर्फ उनकी अपनी हीट उनमें बच जाती है। देयर वार्मथ, जो सिर्फ उनकी अपनी गर्माइश होती है, कमिंग ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द रेडिएशंस विद सन पोर्स टर्न ऑन देम, ठीक है। उनमें सिर्फ थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं गर्माइश होती है जो सूरज उन पे डालता है, अदरवाइज उन पे सन की लाइट इतनी नहीं पहुंच पाती। स्टार्स आर बोर्न इन क्लाउड्स ऑफ गैसेस, के हम स्टार्स के लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं कि स्टार्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, स्टार्स बनते कैसे हैं। तो जो स्टार्स हैं वो बोर्न इन क्लाउड्स ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस के बादल बनते हैं, ठीक है। वो पता है ना, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, तो इसी तरह पहले थोड़ा सा धुआं होता है, थोड़ी सी गैस होती है, थोड़ी सी हवा होती है, ठीक है। गैसेस एंड डस्ट दैट अकर्स थ्रूआउट द यूनिवर्स, तो पूरी कायनात में जितनी भी डस्ट है या गैसेस हैं वो सारी की सारी क्या हो रही हैं, वो सारी की सारी मिलकर स्टार्स बना रही हैं, ठीक है। तो ओकेजनली वन ऑफ दीज क्लाउड्स कोलैप्सेस ऑन इटसेल्फ, मतलब कि छोटे छोटे बादल बनते हैं और फिर वो आपस में ही टकरा जाते हैं। और आपको पता है कि छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बहुत ह्यूज, एक बहुत डेंसर और एक बहुत बड़ी चीज बना देती हैं। तो इसी तरह छोटे छोटे बादल मिलके आपस में कोलैप्स अपने अंदर ही मतलब टकरा जाते हैं, ठीक है। एंड बिकमिंग हॉटर एंड डेंसर, दिस इज द एम्ब्रियोनिक, ये बिल्कुल पहली स्टेज है कि पहले छोटे छोटे बादल बनते हैं और वो फिर आपस में ही टकरा जाते हैं, कोलैप्सेस ऑन इटसेल्फ एंड बिकमिंग हॉटर एंड डेंसर। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, इस स्टेज को हम बोलते हैं प्रोटोस्टार स्टेज, ठीक है। तो ये पहली स्टेज है, और ये भी स्टार नहीं बना, ये हमारा प्रोटोस्टार है, स्टार की तरफ या स्टार से पहले, स्टार बनने से पहले का अमल, ठीक है। इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता गैस बिकम्स हॉट इनफ के जो गैसेस होती हैं वो इतनी हॉट हो जाती हैं कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन कर सकें। पहले वो थोड़े एटम्स होते हैं वहां पे कि वो आपस में इतनी छेड़छाड़ नहीं कर रहे होते, इतने पंगे नहीं ले रहे होते, ठीक है।
तो लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होता है कि जी उनमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उनमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उनमें फिर जब रिएक्शन स्टार्ट होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, इनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर एक पॉइंट आता है कि बहुत बड़ा बादल बन जाता है, मैसिव क्लाउड ऑफ अ गैस, ठीक है, गैस एंड डस्ट कॉल्ड नेबुला। तो हमने इसकी एक स्टेज पढ़ी प्रोटोस्टार के, जब गैसेज इकट्ठी होनी स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर क्या आहिस्ता आहिस्ता वो हॉट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद वो एक बहुत बड़ा, अब उसका एक पॉइंट भी तो आएगा ना, उसको हम बोलेंगे निबुला। उसके बाद अब कोई भी चीज़ वो ताहयात नहीं है, ठीक है। अगर किसी चीज़, अगर अरूज है तो जवाल है, अगर किसी चीज़ की इब्तदा है तो उसकी इंतहा भी है, और उसका उसके बाद इख्तिताम भी है। तो ये बिल्कुल उसकी इंतहा वाला पॉइंट है, मैसिव क्लाउड, बहुत बड़ा बादल निबुला। उसके बाद क्या होगा, एक धमाका। अब जब उसकी लिमिट, मतलब अब ऐसे ही है ना कि अब एक लिमिट है कि अब एक कमरा है, उसमें 10 बंदों की जगह है, तो अगर हम उसमें ज़बरदस्ती कोई 30-40 बंदे घुसाएं तो सारे लड़ना शुरू कर देंगे, आपस में धक्के देंगे, धमाका हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह लाइक अब एक बैलून हम लेते हैं, हम उसमें हवा भरते हैं, उसमें जितनी कैपेसिटी, जितनी उसकी लिमिट है, उसमें उतनी ही हवा नहीं है। अगर हम उसमें फिर भी हवा, गैसेस या डस्ट भरते जाएंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट आएगा वो फट जाएगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे वो फटेगा, फट जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो स्टेज होती है सुपरनोवा, धमाका, स्पेक्टेकुलर एक्सप्लोजन। स्पेक्टेकुलर कहते हैं देखा गया या बहुत शानदार किस्म का, स्पेक्टेकुलर कहते हैं शानदार किस्म का देखा जाने वाला धमाका। तो स्पेक्टेकुलर एक्सप्लोजन विच एंड्स द लाइफ ऑफ अ स्टार, यहाँ पे एक स्टार की जिंदगी खत्म हो जाती है, ठीक है। पहले छोटी छोटी गैसेस, डस्ट मिलके एक बहुत बड़ा मैसिव स्टार बनाते हैं जिसे हम नेबुला बोलते हैं, उसके बाद उसमें धमाका हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह स्टार्स की बर्थ भी होती है और डेथ भी होती है। तो जो स्टार का लाइफ साइकिल है वो डिपेंड करता है कि उसका मैस कितना है। अब वो प्रोटोस्टार, अगर उसका मैस 0.1 ऑफ द मैस ऑफ सन हो, ठीक है, 0.1%, विल कंटिन्यू टू श्रिंक बट विल नेवर गेट हॉट इनफ फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस टू बिगिन। मतलब जिसका मैस तकरीबन 0.1% हो देन द मैस ऑफ द सन, तो अभी वो इतना गर्म नहीं हुआ कि उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हो सके, ठीक है। इट विल फेयर टू फॉर्म अ स्मॉल, मतलब वो एक बहुत छोटा सा रेड स्टार बन जाएगा बिफोर टर्निंग कोल्ड एंड डाइंग, मतलब ठंडा होने से पहले वो पहले एक रेड स्टार बनेगा और फिर वो डाइंग हो जाएगा, ठीक है, मर जाएगा। लेकिन अगर वो स्टार जिसका साइज तकरीबन सन के जितना हो तो वो बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। इनिशियली ग्लोज वेरी ब्राइटली, पहले वो बहुत ज़्यादा चमकेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, एक बार वो बहुत चमकेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी, लॉन्ग स्टेबल मिडल लाइफ पीरियड आ जाएगा उसका, और वो तकरीबन होता है कोई 10 बिलियन ईयर्स का। तो स्टार्स की भी एजेस होती हैं, स्टार भी एजड हो जाते हैं, मतलब पुराने स्टार, न्यू स्टार्स। जैसे हम किसी इंसान को कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी एज हो गई है, ठीक है, तो क्या अब तुम भाई खत्म होने वाले हो, अल्लाह तौबा कर लो, ठीक है। तो इसी तरह ऐसे स्टार एजेस एंड इट्स हाइड्रोजन इज यूज्ड अप, मतलब कि स्टार की भी जब एज हो जाती है तो उसका जो हाइड्रोजन होता है वो तकरीबन यूज़ हो गया होता है। जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियर फ्यूजन कर चुके होते हैं, इस वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो मज़ीद इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो रिएक्शन को फर्दर बढ़ा सके, उसका टेम्परेचर इंक्रीज के, तो वो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर कम होता होता फाइनली बहुत लिटिल हाइड्रोजन बच जाती है, और जो स्टार है वो श्रिंक हो जाता है, और उसकी जो आउटर लेयर है वो एक्सपेंड हो जाती है, और फिर जो स्टार है वो रेड जॉइंट में मतलब हो जाता है। एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है लेकिन रेड जॉइंट होता है, मतलब वो इतना गर्म नहीं होता। और फिर एक पॉइंट आता है बिफोर टर्निंग कोल्ड एंड डाइंग, ठीक है, टर्निंग कोल्ड होने से पहले वो रेड स्टार में, रेड जॉइंट में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद वो मर जाता है, ठीक है। अब जो गैसेस होती हैं ना आउटर रीजन्स में, अब जो भी गैसेस स्टार के अंदर थी या जो भी थोड़ी बहुत उसका मवाद बचा होगा वो सारी की सारी गैसेस आउटर रीजन में ड्रिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है, निकल जाएंगी, और कुछ रिमेनिंग गैसेस होंगी वो आपस में कोलैप्स करके एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लेंगी जिसे हम एटलीस्ट स्टार नहीं कह सकते, वो स्टार नहीं है,
हम उससे एटलीस्ट स्टार नहीं कह सकते, वो हमारे पास वाइट ड्वार्फ होता है। ड्वार्फ कहते हैं किसी छोटी चीज़ को। तो जैसे हम कहते हैं ना ड्वार्फ मैन, टॉल मैन, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, इसी तरह वाइट ड्वार्फ होते हैं, ठीक है। मतलब वो वाइट कलर के होते हैं और ड्वार्फ मतलब छोटे होते हैं। तो ये स्टार्स बहुत स्मॉल होते हैं। इवेंचुअली दी वाइट ड्वार्फ कूल्स डाउन एंड फिर जब कि वो मतलब इतने छोटे होते हैं और उनमें कोई हीट नहीं होती, कोई खास रिएक्शंस नहीं होते, वो भी बेचारे ठंडे पड़े रहते हैं और एक वक्त आता है फिर जब वो मतलब ख़त्म हो जाते हैं। और वो स्टार्स, अब देखिए मैंने आपसे 2-3 बातें की। एक बात मैंने आपसे की कि वो स्टार्स जिनका मैस तकरीबन 0.1% मैस ऑफ द सन से मतलब थोड़ा सा लेस होता है, कम होता है, वो स्टार्स क्या करते हैं कि वो स्टार्स भी मतलब श्रिंक हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं रेड जॉइंट में, रेड स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनमें इतनी हीट नहीं होती कि वो न्यूक्लियर रिएक्शंस कर सकें और वो मर जाते हैं। और वो स्टार्स, इनकी कोई एज डिक्लेयर नहीं होती, बस यही है कि वो श्रिंकिंग की तरफ जाते हैं, उसके बाद जल्द अज जल्द मर जाते हैं। लेकिन वो स्टार्स जो तकरीबन सन के बराबर होते हैं, उनकी एज डिक्लेयर है, 10 बिलियन ईयर्स उन्होंने रहना है। उसके बाद एक तीसरी बात कि जो स्टार सूरज से तकरीबन 2 या 6 गुना छोटे होते हैं, वो उनकी लाइफ तकरीबन 1 मिलियन ईयर्स होती है, ठीक है। अब वो आप देख सकते हैं कि जो सितारे सूरज के जितने हैं वो क्या करते हैं कि उनकी लाइफ ज़्यादा है, वो 10 बिलियन ईयर्स, बिलियन बड़ा होता है कि मिलियन, ऑफ कोर्स बिलियन बड़ा होता है और मिलियन छोटा होता है। मिलियन लाखों की बात और बिलियन करोड़ों की बात, ठीक है। तो 1 मिलियन ईयर ही बस वो रह पाते हैं। और जब ये धमाका होता है ना, जब ये स्टार्स मतलब, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो धमाका होता है हमें तो नहीं पता चलता, तो हम लोग मतलब देखते हैं, ये कभी आपने सुना है सितारा टूटा या इस तरह बड़े हमारे बात करते हैं, ठीक है। अगर जो मतलब रिलीजियस तरफ हम इसको ले जाएं कि हमारा रिलीजन जो कहता है, हम मजहब की तो हम कहते हैं जी हमारे कायद बने हुए हैं ना, हमारा ईमान बना हुआ है, तो हम लोग कहते हैं कि जी लाइक अगर हम ऐसे कोई रोशनी मूव करते तो हम लोग कहते हैं कि टूटे हुए तारे को देखो तो जो भी दुआ मांगो वो कबूल हो जाते हैं, या टूटा हुआ तारा, ठीक है। या समटाइम्स कुछ लोग ये भी कहते हैं, मजहबी तरफ की जो मैं बात कर रही थी, कि लोग ये भी कहते हैं कि जब जो बुरे जिन्न होते हैं वो जब अल्लाह ताला के अहकामात सुनने की कोशिश करते हैं तो फरिश्ते उनको गोला मारते हैं अल्लाह के हुक्म से, तो ये वो गोला होता है। या वो शाहब साहब का भी एक मशहूर है, ठीक है। तो ये उस तरह की काफ़ी सुपरस्टिशंस हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, सितारा नहीं टूट सकता, सितारा ख़त्म होता है, वो टूटता नहीं है। वो ख़त्म भी ऐसे होता है कि वो हवा में ख़त्म हो जाता है, हम तक तो आ ही नहीं सकता। और सितारे इतने बड़े होते हैं कि अगर ये टूट जाए ना, जैसा कि हमने पहली स्लाइड्स में पढ़ा कि मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ अर्थ उनमें हम पैक कर सकते हैं। तो अगर इतनी जगह है उसमें, तो फिर आप ये देखें, ये तो एक ज़मीन है, ये तो एक अर्थ है, तो इस अर्थ के मिलियन होने का क्या मतलब है, ठीक है, कि उस सितारे में बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो अगर एक भी सितारा टूट के इधर गिरे तो हम तो बचे ही ना, हमारा तो कोई वजूद ही ना हो। तो इस वजह से साइंस की इस बात पे हम लोग फिर इस चीज़ का यकीन करते हैं, हमें करना पड़ता है कि सितारा कभी नहीं टूट सकता, ठीक है। तो बाकी यह है कि और जो इस तरह के ये जो सितारा बनता है, टूटता है, या ये सारी गलत बातें हैं, ठीक है। बीइंग अ साइंटिस्ट हमें इन बातों को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर ऐसा धमाका होता भी है ना या कुछ भी, तो आप यकीन करें हम लोग उसको सुनने से कासिर हैं और हम लोग उसे देख नहीं सकते। इसकी मिसाल बिल्कुल बच्चों इस तरह है कि जैसे इस्लामाबाद या लाहौर या पिंडी पेशावर में कहीं पर धमाका हुआ है, ठीक है। तो कहीं पर कोई मतलब इवन के फैसलाबाद में अगर हम लोग बैठे हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में अगर वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है तो हम खुद तो बजाते खुद उसको फील नहीं ना करते, हम लोगों पे कोई इफेक्ट आता है, हम लोग कोई हिलते हैं, हम लोगों का कोई काम शाम खराब होता है, कुछ भी नहीं होता। तो हाँ धमाका होता है, मैं ये नहीं कह रही कि धमाका ही नहीं हुआ, कि हमें नहीं फील हुआ, लेकिन धमाका होता है, हम न्यूज़ में देखते हैं कि धमाका हुआ है फलां जगह पर, लेकिन क्या हमने उसको फील किया, क्या हमने उसको देखा, क्या हमने उसको सुना, क्या हम हिले, क्या हमें कोई चेंज आया? नो। तो अगर यूनिवर्स भी इतनी ही, क्यों हमें नहीं सुनता, क्यों हम नहीं देख पाते? डिस्टेंस की वजह से, कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है हमारा उस एरिया के साथ। तो इसी तरह स्टार्स का हमसे इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि अगर गैलेक्सी में या यूनिवर्स में कहीं पर कहीं ना कहीं गैलेक्सीज के एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं या स्टार्स के सुपरनोवा हो रहे हैं, तो हमें फील भी नहीं होता। वी इवन कांट नोटिस अ
सिंगल चेंज। ओके, हम थोड़ा सा भी चेंज नोटिस नहीं करते, हमें पता ही नहीं चलता, हमारी वही रूटीन चल रही होती है। ठीक है, और अब मैंने बोला कि अगर बात करूं कि जो कुछ नहीं बोला सोचा ना, यही फाइनल स्टेज होती है ना स्टार की, उसके बाद उस बेचारे ने खत्म हो जाना, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाना, धमाका। अच्छा, तो ये जो नेबुला होता है ना, कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब ये स्टार्स हैं, ये सारे के सारे स्टार्स क्या नेबुला हैं। कुछ स्टार्स हैं जो धमाके की तरफ अगर चले गए, 75 सालों में एक बार जो धमाका होता है। ठीक है, मे भी ये 75वां साल सितारे का जा रहा, और मेरी और आपकी उम्र का कोई 20वां 30वां साल हो। ठीक है, अभी हम तो डिक्लेयर नहीं ना कर सकते, क्योंकि यूनिवर्स तो हमारे वजूद से कोई बहुत मिलियन बिलियन ईयर्स पहले की बनी हुई है। तो जब से बनी है तब से ये धमाके शमाके हो रहे हैं, तो फिर तब के हिसाब से अब हमारी क्या कैलकुलेशंस होंगे, तो हमारी क्या स्टेटिस्टिक होगी। ठीक है, तो मैंने बोला कि बात कर लेती हूँ। कुछ स्टार्स हैं जो प्रोटोस्टार की फॉर्म में हैं अभी तक, कुछ मतलब वो नेबुला में जाएंगे, कुछ स्टार्स है वो नेबुला उन्होंने अपनी एज गुजार ली है। ठीक है, तो यूनिवर्स को बने भी कोई 10 to 15 बिलियंस, कुछ 15 बिलियंस कहते हैं, कुछ 10 बिलियंस कहते हैं। तो 10 हमने जैसा कि पढ़ा कि एक स्टार की उम्र है 10 बिलियन ईयर्स, तो मे भी बहुत सारे स्टार खत्म भी हो गए, बहुत सारे नए बन रहे हैं। ठीक है, तो जो निबोला होता है ना, सब निबोला एमिट देयर ओन लाइट। तो कुछ निबोला ऐसे होते हैं कि वो अपनी लाइट मतलब एमिट करते हैं, और जो स्टार्स में हमें शेड नजर आते हैं पिंक, ग्रीन, येलो। ठीक है, लेकिन कुछ निबोला ऐसे होते हैं कि उनमें ग्लो नहीं होता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्स हेड नेबुला, ये एक डार्क नेबुला है। तो फिर जो ये नेबुला है ना, ये हमें नजर कैसे आएंगे, जब इनके बैकग्राउंड में कोई सितारा चमकता है ना। अब फॉर एग्जांपल मेरे आगे एक पेंसिल पड़ी है और इस वक्त लाइट ऑफ है फॉर एग्जांपल, तो वो पेंसिल मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं अपने फोन की टॉर्च ऑन करती हूँ उसके पीछे, तो मुझे उस फोन की रोशनी में मुझे वो लाइट भी नजर आ रही है। लाइट का इटसेल्फ अपना तो कोई ग्लो नहीं है, लेकिन फोन की लाइट से, फोन के ग्लो से मैंने उस स्टार को देखा, तो सॉरी उस पेंसिल को देखा। तो इसी तरह जो स्टार्स होते हैं वो भी मतलब मौजूद तो हैं पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन जब उनसे पिछला या उनके साइड पे कोई सितारा चमकता है, ब्राइट होता है, तो फिर हम उसकी रोशनी में उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ स्टार्स होते हैं वो बहुत डिम लाइट में नजर आ रहे होते हैं, एक्चुअली उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो जो उनका साथ वाला सितारा होता है ना, उसी की को थोड़ी बहुत रोशनी उन पे पड़ी होती है, तो जिस वजह से वो बेचारे हमें नजर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लैक होल्स की। ठीक है, तो आपको पता है स्पेस में हमने स्टार्स पढ़ लिया, सन पढ़ लिया, मून पढ़ लिया कि मून नाम की भी एक चीज होती है, अर्थ होती है। उसके अलावा हम सोलर सिस्टम का आगे टॉपिक पढ़ेंगे कि और क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, मैंने प्लैनेट्स वगैरह का इसलिए जिक्र नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर बकायदा एक सिस्टम है कि प्लैनेट्स होते हैं, सन होता है। ठीक है, वो सारा तो वो मैं उसमें आपको बताऊंगी। उसके अलावा कुछ अनहोनी चीजें भी होती हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक होल्स, मतलब कि स्पेस में अब सूरज से जो रेडिएशन आ रही है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, और वो अर्थ में आ रही है और कुछ स्पेस में। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स की जो स्टडीज है वो हमें ये भी बताती है कि ना वहां पर स्पेस में कुछ एक्सरेज और रेडियो वेव्स वगैरह भी प्रेजेंट हैं। तो वो कहाँ से आ रही हैं, वो सूरज से तो नहीं आ रही। और जैसा कि हमने पढ़ा कि स्टार्स वगैरह भी लाइट और हीट ही एमिट करते हैं, तो वो ये रेज एमिट नहीं करते हैं, तो फिर वो वहां पे प्रेजेंट है। लेकिन वो आ कहाँ से रही हैं, उनका सोर्स क्या है, तो ये कोई नहीं जान सका आज तक। ठीक है, और यही कहा जाता है कि ना किसी ने देखा है, बस ये है कि रेज वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, लाइट के अलावा वहां पे कुछ और कम फ्रीक्वेंसी में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जिनको उन्होंने एक्सरेज का नाम दे दिया। ठीक है, एक्सरेज या रेडियो वेव्स वगैरह। ठीक है, तो वो ब्लैक होल में से निकल गया। ब्लैक होल वो रीजन है, एक्चुअली जो ब्लैक टर्म है ना, ये हम उस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, या ये इसलिए अंडरस्टूड होती है क्योंकि इसकी कोई यूजुअल सेंस मतलब होती नहीं है, कोई मतलब इसकी हम कोई सेंस नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे ब्लैक कलर है वो हर चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी तरह जो ये होल है ना, ये भी हर चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब इसके अंदर इवन के लाइट भी अगर जाए ना, तो वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती। तो ब्लैक होल स्पेस का वो रीजन है जहाँ पे बहुत हाई डेंसिटी है, बहुत वहां पे, जैसे वो बरमूदा ट्रायंगल की एक बात हुई थी कि अगर कोई भी कश्ती या कोई भी इंसान उस पर बरमूदा ट्रायंगल पर जाता है अगर उस एरिया में, तो वो वहां से कभी वापस नहीं आया। वो वापस इसलिए नहीं आया क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है, वो जमीन का एक खास मखसूस हिस्सा है। ठीक है, तो इसी तरह स्पेस में भी एक ऐसा हिस्सा है ब्लैक होल। ठीक है,
कि ये भी स्पेस का वो रीजन है जहाँ पे बहुत हाई डेंसिटी है मटेरियल्स की, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है कि इवन के नॉर मैटर नीदर लाइट, मतलब ना लाइट और ना ही मैटर कैन एस्केप आउट, वहाँ से बाहर नहीं आ सकते। डेट एनीथिंग दैट इज विद इन इट्स हॉरिजोन कांट एस्केप, के मतलब कोई भी चीज़ उसके दायरे में जाती है, उसके हॉरिजोन में जाती है, उसके करीब जाती है, उसके रीजन में जाती है, उसकी फील्ड में जाती है, तो वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकती। तो ये कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक्सरेज वगैरह एमिट कर रहे हैं, और यही सोचा जाता है कि जब सितारों का धमाका होता है ना, मैसिव स्टार्स एक्सप्लोड्स, तो या तो फिर वहाँ से रेस कुछ निकलती हैं, लेकिन हमें इनका सोर्स कोई यकीनी बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखें ना, अगर सितारे का धमाका हुआ है तो रेस बेशक निकली हैं वक्ती तौर पे, फिर वो ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन अब सितारे का कहीं धमाका भी नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे रेस एज इट प्रेजेंट है, तो इट्स मीन डैट कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो हम देख नहीं सकते। तो जो टर्म ब्लैक है ना, ये हम मतलब इतनी इजीली हम इसे अंडरस्टूड नहीं कर सकते, लेकिन कहा यही जाता है, जो इसकी यूजुअल सेंस है वो यही है कि ये स्पेस का वो रीजन है जो मतलब जहाँ पे कुछ भी जाए तो वो एस्केप आउट नहीं हो सकता, इवन लाइट भी नहीं। इसी वजह से हम इन्हें ब्लैक होल्स कहते हैं। उसके अलावा स्पेस में एक कोसर नाम की चीज़ है। कोसर यूनिवर्स में सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा होता है और स्टार लाइक इमेज है, स्टार नहीं है, स्टार लाइक इमेज है, ठीक है। मैसिव एंड एमिटिंग एक्सेप्शनली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड टिपिकली हैविंग अ स्टार लाइक, मतलब वहाँ से भी एनर्जी ब्राइट है, तो जो भी चीज़ ब्राइट होगी वो एनर्जी रिलीज कर रही है लाइट और हीट की फॉर्म में, ठीक है। ये हमने पहले ही पढ़ा था। स्टार लाइक इमेज इसका बना हुआ है कि ये ब्राइट होता है और बहुत बड़ा होता है। तो ब्राइटनेस का चमकदार होने का मतलब यही होता है कि वहाँ से लाइट या हीट, क्योंकि ये स्पेस में जितना कुछ भी ये सारा आपको पता है प्लाज्मा से बना है, ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट की स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं यूनिवर्स एंड इट्स ओरिजिन, कि यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि तकरीबन 2000 खरब साल पहले 2000 मिलियन ईयर्स अगो एक मतलब वाकया हुआ था। वो वाकया क्या था कि आपको पता है स्टार्स इधर उधर आवारागर्दी कर रहे होते हैं, फिर होते हैं, एंड द इवेंट टुक प्लेस एंड एट अनदर स्टार, के एक वाकया हुआ था, एक इवेंट हुआ था कि एक दूसरा सितारा आया वॉन्डिंग ब्लाइंडली, अंधाधुंध बस उसे चलने फिरने की पड़ी थी, तो थ्रू स्पेस में वो जी भाग भूग रहा था, आवारागर्दी कर रहा था। हैपन टू कम नियर द सन, तो उसे सूरज के पास आने का इत्तेफाक हुआ। तो जस्ट एज द सन एंड द मून रे स्टार्स ऑन द अर्थ, के जैसे मतलब सूरज और चांद ज़मीन, मतलब ज़मीन इनके ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और फिर जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो इनकी मूवमेंट से जो ज़मीन पे ओशंस हैं उनमें ये मद्दोजज़र पैदा होता है, टाइड्स पैदा होती हैं, बड़ी बड़ी वेव्स पैदा होती हैं सूरज और चांद की वजह से। बिल्कुल वैसी ही टाइड्स, बिल्कुल वैसी ही जो रेस टाइड्स हैं वो मतलब रेज हुई थी, बनी थी किस पर, सन पे। जब एक सितारा बोले भटके अंधाधुंध सूरज के पास आ गया तो उस सूरज पर भी वैसी ही किस्म की टाइड्स बनी थी, लेकिन वो टाइड्स बहुत हाई थी, क्योंकि आपको पता है कि सितारे तो इतने बड़े होते हैं, सूरज तो इतना बड़ा है, तो फिर डेफिनेटली उसका मैस जितना, तो उसी हिसाब से उस पर टाइड्स भी बनेंगी। तो वो मतलब कि आप ये कह लें कि वो टाइड्स मतलब थोड़ी नहीं थी, वो जो टाइड्स थी वो मतलब बहुत मतलब कि वो डिफरेंट थी, कि जो मतलब होती हैं ना ओशंस पे जो मून की वजह से होती है वो बहुत छोटी टाइड्स होती हैं, लेकिन जो सूरज पर बनी थी वो इमेंस टाइडल वेव थी, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत बड़ी थी, वो इतनी बड़ी थी कि जैसे कि एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है, डैट वी कैन हार्डली इमेजिन कि इतना बड़ा पहाड़ के मुश्किल से उसका तस्वुर कर सके, इतनी बड़ी थी। एज ए कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर, के अब ये जो डिस्टर्बेंस की वजह थी, ठीक है, जैसे जैसे ये करीब आती गई, दी माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो वो जो पहाड़ था वेव्स का टाइडल पुल था वो हायर एंड हायर होता गया, वो बढ़ता चला गया, ठीक है। एंड बिफोर द सेकंड स्टार मूव अवे, और इससे पहले कि वो स्टार वापस जाता, इस टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल, उसका जो टाइडल पुल था वो इतना पावरफुल हो गया, इतना खतरनाक हो गया, दैट दिस माउंटेन वाज टोर्न इनटू पीसेस, तो वो जो सूरज पे वेव्स थी वो टुकड़े टुकड़े हो गई, मतलब सूरज का कितना लॉस हुआ। एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स इन स्पेस, और छोटे छोटे टुकड़े जो थे, छोटे छोटे पार्ट्स जो थे वो स्पेस में फैल गए। दी स्मॉल पीसेस हैव बीन गोइंग डाउन द सन एवर सिंस, और वही स्मॉल पीस सूरज के गिर्द मतलब
घूमते रहे हैं। दे आर दी प्लैनेट्स, और उन्हें ही हम प्लैनेट्स कहते हैं। ग्रेट एंड स्मॉल ऑफ विच आवर अर्थ इज वन, बहुत बड़े भी और कुछ बहुत छोटे टुकड़े, ठीक है, जिनमें से हमारी जमीन भी एक है, ठीक है। अब देखें, डेफिनेटली बात है, उस सितारे को बस पता नहीं क्या जरूरत पड़ी थी कि उसने जाकर सूरज के साथ पंगा लिया और देखे अपना कितना नुकसान करवा दिया, खुद भी तो बेचारा टुकड़े टुकड़े हो गया। तो यहाँ से आपको एक मोरल लेसन ये भी मिलता है कि जब हम जाकर किसी को डिस्टर्ब करते हैं तो फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम खुद को भी बचा नहीं पाते। अगर हम चाहें भी कि हम अब उससे खुद को दूर कर लें, लेकिन हम ऐसा नहीं, मतलब हालात, कुछ सिचुएशन, कंडीशन ऐसी बन जाती है कि फिर वो नहीं हमें अलग होने दे रहे होते, और फिर नतीजतन क्या होता है, उनका भी नुकसान होता है और हमारा भी नुकसान होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बिना वजह किसी को भी खलल नहीं देना चाहिए, किसी के किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान दोनों को भी हो सकता है या इसका नुकसान आपको बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो बराहे करम अपने काम से काम रखें, ठीक है। अब वो बेचारा स्टार वंडरिंग करते हुए, स्टार था वो वंडरिंग करते हुए सूरज के पास चला गया, ठीक है, उसने सूरज को तंग किया, फिर देख लें उसका अपना क्या हशर हुआ। लेकिन यहाँ से हमें एक बेनिफिट मिला, हमारी जो यूनिवर्स है उसमें जो सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स हैं, वो वजूद में आकर हमारी ज़मीन भी उनमें से एक है। तो अब इसके बारे में कुछ थ्योरीज कही जाती हैं, वो थ्योरीज इसको एक्सप्लेन करती हैं। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है ना, वो है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कुछ डिफरेंट थ्योरीज भी हैं, हम वो भी स्टडी कर रहे हैं। इन दी बाइबल, ये क्रिश्चियंस की होली बुक है, बाइबल इंजील, ठीक है। तो बाइबल में है, देयर वाज अ टाइम, कि एक वक्त था व्हेन दी वर्ल्ड डिड नॉट एग्जिस्ट, कि जब ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती थी, ओनली गॉड एग्जिस्ट, सिर्फ खुदा था। और वो खुदा भी नहीं कहते, वो खुदावंत कहते हैं, वो अल्लाह, रसूल, वो इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज करते, वो खुदावंत कहते हैं। ही डिसाइडेड टू क्रिएट दी वर्ल्ड, खुदावंत ने फैसला किया। हम होली बुक की बात कर लेते हैं कि उसमें क्या है कि पहले ज़मीन नहीं थी, पहले ये दुनिया नहीं थी, सिर्फ खुदावन था। खुदावन ने फैसला किया कि मैं दुनिया बनाऊं, एंड विद दैट डिसीजन दी वर्ल्ड बिगन, और इस फैसले के साथ दुनिया का आगाज हुआ। द यूनिवर्स इज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, मतलब यूनिवर्स इस तरह ही है जो चीज़ें अब एग्जिस्ट करती हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, या यूनिवर्स का जो भी पार्ट है, स्पेस में जो कुछ भी है, ये एज इट ही मतलब एग्जिस्ट करता है। और इस सारी स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, यूनिवर्स की स्टडी को, ठीक है। ये जो फील्ड है, ये साइंस की कौन सी फील्ड है? कॉस्मोलॉजी। और जो बंदे इस फील्ड में काम कर रहे हैं, यूनिवर्स को पढ़ रहे हैं, वो हमारे होते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, और जो स्पेस में जाते हैं वो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो थ्योरी थी वो मैंने आपको पहले भी बताया कि बिग बैंग थ्योरी थी। बिग बैंग थ्योरी, इसी थ्योरी को ही कहते हैं कि एक धमाका हुआ था, ठीक है। और वो धमाके की स्टोरी मैं आपको सुना चुकी हूँ कि एक जो सितारा था, स्टार था, वो सूरज के पास किया, उसने वहाँ पे टाइडल पुल क्रिएट किया, वहाँ पे रेस पैदा की, ठीक है। तो वहाँ पे जो वेव्स उसने पैदा की हैं वो फिर उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि वो टोर्न इनटू पीसेस एंड फार अपार्ट अवे ऑल ओवर इन दी स्पेस, ठीक है। और उन्हीं में से ही हमारा एक प्लेनेट है। कुछ छोटे, जब हम कोई चीज़ फाड़ते हैं तो उसके कुछ छोटे टुकड़े होते हैं, कुछ बड़े टुकड़े होते हैं। तो इसी तरह कुछ बड़े प्लैनेट्स हैं और कुछ छोटे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और बिग बैंग थ्योरी भी यही है कि बहुत एस्ट्रोनॉमर्स ये बिलीव करते हैं कि तकरीबन 15 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसे हम बिग बैंग भी कहते हैं। और ये थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन करते हैं यूनिवर्स की वसअत को, उसके एक्सपेंशन को, ठीक है। और सबसे पहले डेवलप की थी 1927 में जॉर्जस लीमेटर ने, और फिर इसको रिवाइज किया था जॉर्ज गैमो ने। और बिग बैंग थ्योरी ही मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है विद रिगार्ड टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग यही कहा जाता है कि कुछ में कहा जाता है 10 बिलियन ईयर्स अगो, कुछ में कहा जाता है 15 बिलियन ईयर्स अगो। तो हमने इसकी एक रेंज सेट कर दी कि मतलब यूनिवर्स जो है वो बनाई गई या बनी राउंड अबाउट 10 बिलियन एंड बिटवीन 10 बिलियन और 20 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम अ कॉस्मिक एक्सप्लोजन। कॉस्मिक एक्सप्लोजन, कॉस्मिक का वर्ड यूज हुआ है यूनिवर्स के लिए, तो यूनिवर्स में धमाका हुआ था। That hurled matters in all direction, hurled कहते हैं फेंक दिया, जिसने मैटर को हर डायरेक्शन में फेंक दिया। स्टार है, मैटर से मिलके बना है, प्लाज्मा स्टेट ऑफ अ मैटर, ठीक है। तो उसने क्या किया कि एक धमाका हुआ और फिर वो स्टार उसमें उसके टुकड़े टुकड़े स्पेस में हर तरफ फेंके गए, ठीक है। ऑल दी गैलेक्सीज वर फ्रॉम दिस मैटर, तो फिर उसी मैटर से सारे प्लैनेट्स बने, बाकी गैलेक्सीज बनी और भी बहुत कुछ बना। तो
तो जो इन गैलेक्सीज की ऑब्जर्वेशंस वगैरह हैं वो मतलब यही कहती हैं कि ये जो गैलेक्सीज हैं एग्जिस्ट कर रही हैं, दे आर स्टिल मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कि वो अभी तक भी वो धमाके से जो पीसीज अलग हुए हैं, जो गैलेक्सीज फॉर्म्ड हुई हैं, वो अभी तक एक दूसरे से अलग ही हैं, वो एक दूसरे के करीब भी नहीं है। नेक्स्ट है थ्योरी ओपन यूनिवर्स, ये एडविन हबल ने डिस्कवर की थी। एडविन हबल डिस्कवर द गैलेक्सीज ऑफ द, ये की थ्योरी थी, ठीक है। हम किसी भी बंदे को नहीं कह सकते कि ये, क्योंकि आपको पता है साइंस प्रूफ मांगती है और ये सारी की सारी थ्योरीज हैं, ला नहीं है, ठीक है, थ्योरीज हैं, ठीक है। किसी की बात चलें 80 to 90% ठीक है, बिग बैंग थ्योरी हम मान लेते हैं उस स्टोरी को, लेकिन बाकी कुछ लोग मतलब मजहबी तरफ बात ले जाते हैं, तो फिर कोई मानता है कोई नहीं मानता, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन हम सबको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन यूनिवर्स की एक थ्योरी थी, एक बिग बैंग थ्योरी थी और एक ओपन यूनिवर्स की थी। ओपन यूनिवर्स की थ्योरी थी कि जो एडविन हबल है ना, इसने गैलेक्सीज को डिस्कवर किया और इसने बताया कि मूविंग फार्दर अपार्ट के वो गैलेक्सीज एक दूसरे से अभी तक दूर दूर है, ठीक है। दिस मीन्स दैट यूनिवर्स इज कंटिन्यूअली बिगर, इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना, देखे ना 10 बिलियन 15 बिलियन ईयर्स पहले जो धमाका हुआ वो आज तक इकट्ठे नहीं हो सके उनके पीसेस, तो इसका मतलब तो यही है कि फिर यूनिवर्स मतलब बढ़ती जा रही है, बहुत बड़ी है, बहुत वसी है और ये दिन ब दिन और हमेशा ये बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती थी, बढ़ती है और बढ़ती ही चली जा रही है। अल्टरनेटिवली द गैलेक्सीज कम टुगेदर, और अगर गैलेक्सीज आपस में पास आती भी हैं अंटिल फाइनली पास आते हैं, दे कोलाइड, वो टकराती हैं, एंड एक्सप्लोड, और धमाका होता है। दिस इवेंट इज कॉल्ड बिग क्रंच, तो इस एक्सप्लोजन को उन्होंने कहा बिग क्रंच। तो हमने अभी तक 2-3 तरह के एक्सप्लोजन पढ़े हैं। एक स्टार का होता है धमाका, जब उसकी डेथ होती है, वो पढ़ा था हमने सुपरनोवा। उसके बाद एक मैंने बिग बैंग थ्योरी आपको बताई, वो भी मतलब कॉस्मिक एक्सप्लोजन की वजह से हुआ, ठीक है, कि स्टार है उसने सन में डिस्टर्बेंस कोज की और फिर फर्दर जो भी, ठीक है। उसके अलावा अगर गैलेक्सीज आपस में टकरा जाएं तो उससे हम बोलते हैं बिग क्रंच। तो ये बिग क्रंच अकर दिस स्काई वुड ग्रो एज हॉट एज द सन, के जो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो आसमान है ना वो बड़ा सुर्ख हो जाता है, ठीक है। तो वो जो सुर्ख होता है ना, मे बी गैलेक्सीज आपस में टकराई हो, इसीलिए आसमान का रंग सुर्ख हो गया हो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि वी आर नॉट एबल टू सी दैट एक्सप्लोजन, वी आर नॉट एबल टू हियर दैट एक्सप्लोजन, ठीक है। तो लेकिन इस एक्सप्लोजन को हमने नाम दिया और ये एग्जिस्ट भी करता है, और इस एक्सप्लोजन को हम बिग क्रंच कहते हैं अकॉर्डिंग टू एडविन हबल। इसके अलावा एक और थ्योरी थी, तो नेक्स्ट थ्योरी है स्टेडी स्टेट प्रोपोज्ड बाय हरमन बॉन्डी, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट इसमें क्या था, हरमन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड एंड फ्रेड हॉली इन 1928 इन्होंने ये थ्योरी पेश की थी। दिस सजेस्टेड दैट इज नीदर बिगनिंग नॉर एंड टू द यूनिवर्स, कि उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स का ना तो कोई मतलब स्टार्ट है और ना इसका कोई एंड है। इट हैज़ अ कांस्टेंट मीन डेंसिटी, मीन डेंसिटी कहते हैं कि किसी भी चीज़ का जो भी मैस और उसका वॉल्यूम है ना वो मतलब एक सा ही रहता है, ठीक है। लेकिन आपको भी पता है कि ये चीज़ मतलब एग्जिस्ट नहीं करती इतनी, ठीक है। कि इवन कि अगर हमने एक पानी एक बर्तन में लेकर रखा होता है ना, तो थोड़ी देर बाद अगर आप उसका, जब आपने रखा है आप उसका मैश कर लें, लेकिन जब आप थोड़ी देर बाद उसका मैश करेंगे ना वाटर का, तो वो कम होगा, थोड़ी देर बाद ही कम होगा, ठीक है। तो क्यों कम होगा, क्योंकि बहुत सारे जो वाटर होता है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में मतलब इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो और इवन के में भी कुछ साल गुजरे हैं तो एक पॉइंट ऐसा है कि वो पानी खुश्क हो जाए उसी बर्तन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होती कि अगर किसी चीज़ का हम ये नहीं कह सकते कि किसी चीज़ का कोई शुरू ही नहीं है, और अगर कोई चीज़ का शुरू है भी तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी चीज़ का कोई ख़त्म नहीं है। इख्तिताम हर चीज़ को होना है, ठीक है। तो ये तो सिरे से ही गलत है। और बाकी उसने यही कहा था कि इसका ये कि जितने भी मैटर से मिलकर बनी है 10 न्यूक्लियन पर मीटर क्यूब, ये कोई उसका हिसाब था। तो उसने यही कहा था कि पर ईयर यही स्पेस की प्रॉपर्टी है और यही मतलब उसका मैस है और ये कांस्टेंट है। ये गलत बात है। आपको पता ही है कि आए दिन मतलब इतनी डस्ट जा रही है, पोल्यूशन जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, हमारी एक्टिविटीज़ मतलब जो हमारी मतलब जितनी भी हम लोगों का यूजेज है, डस्ट है या जो भी मतलब हम लोग गैसेज इधर से रिमूव कर रहे हैं, मतलब वो हमारे इन्वायरमेंट में जा रही हैं सारी, ठीक है। तो वो मैटर को तो वो बढ़ा रही हैं, तो फिर ये मैटर बढ़ा तो एनर्जी भी बढ़ रही है। ये सूरज, ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, ये दिन ब दिन गर्मी क्यों बढ़ रही है, गर्मियाँ क्यों अब 6 महीने से ज़्यादा एक्सीड हो गई हैं, ठीक है।
क्योंकि मैटर में इजाफा हो रहा है, एनर्जी में इजाफा हो रहा है, तो फिर जो इसकी थ्योरी थी ना, इसने लॉ ऑफ मैटर और एनर्जी के अगेंस्ट बात की थी। तो इस वजह से ये बस ये आपके साथ शेयर करने का मतलब ये है कि साइंस आपको पता है कि किसी इंसान ने अगर कोई गलत बात भी किया ना तो उसको जाना जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे रदरफोर्ड ने एटम का स्ट्रक्चर हमें बताया है, ठीक है, उसने 2-4 बातें उसको नहीं एक्सप्लेन हो सकी, उसने गलत बताई, ठीक है, तो लेकिन क्या हम रदरफोर्ड को नहीं पढ़ते? हम बिल्कुल पढ़ते हैं। उसने कोई ना कोई एफर्ट्स की, कोई ना कोई वर्किंग की, तो जस्ट इस बेस पे हम इन सारी थ्योरीज को स्टडी करते हैं, ठीक है। और 350+ थ्योरीज हैं यूनिवर्स के ओरिजिन पे, लेकिन मैंने मेजरली 2-3 आपको बता दी हैं। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो बिग बैंग एक्सप्लोजन ही है, कॉस्मिक एक्सप्लोजन को ही माना जाता है ज़्यादातर, ठीक है। एविडेंसेस अभी नहीं हैं इनमें से किसी की, थ्योरीज हैं सारी, ठीक है, तखय्युल है बस साइंटिस्ट के अपने हैं। लेकिन ये है कि हम जैसे किसी की बात सुन के हम खुद सोचते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है और ऐसा तो नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली उसी तरह जो बिग बैंग थ्योरी है तो हम कहते हैं कि भाई हाँ जी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो इसने बात किया है ना, ये लॉ ऑफ मैटर और एनर्जी के बिल्कुल वायोलेट है, तो हम इसको नहीं मानते। ओपन यूनिवर्स भी किसी हद तक हम मान सकते हैं। और बीइंग अ रिलीजियस पर्सन, हम जो बाइबल में बात है, हमने मतलब खुद भी वाक़यात पढ़े हैं, ठीक है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने जब वजूद बनाया, नूर बनाया, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए जब वो दुआ करते थे कि मेरी उम्मत को मतलब बख्श देना, तो उनकी कोई उम्मत बनानी पड़ी रब को, तो उन्होंने उनकी वो दुआ कबूल फरमानी थी, ठीक है। तो ये सारी दुनिया का वजूद, ये कायनात अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने महबूब की ख्वाहिश के लिए मतलब हम सबको पैदा किया, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं आ जाती है। लेकिन हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं तो हम लोग फिर मज़हब थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। नो डाउट हमारी जो साइंस है वो इस्लाम को फॉलो करती है, तो लेकिन ये है कि हम अभी चूँकि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हम फिर यहाँ पे ही रहते हैं, ठीक है।